हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। इसको पढ़ने से पहले एक बात समझने की जरूरत है कि आप फोटोसिंथेसिस को किस वजह से पढ़ रहे हैं। आप जीएस के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं या आप हाई स्कूल में हैं, बेसिक जो है समझना चाहते हैं, उस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पूछता है। कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए तो वो कितनी बातें पूछता है, जो जरूरी बातें होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछता है। हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो कि पौधों में पाई जाती है और ये क्लोरोफिल के अंदर होती है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ मिल करके एसिमिलेशन करता है और बना देता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? कार्बन एसिमिलेशन, क्योंकि इसमें कार्बन का एसिमिलेशन हो गया। ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहां पर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो होता है पानी का। यहां पर ऑक्सीडेशन होता है H2O का और फॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन। दूसरी तरफ होता है रिडक्शन और रिडक्शन होता है CO2 का और CO2 का रिडक्शन होकर के बन जाएगा यहाँ पे शुगर। तो यहाँ पर शुगर बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग समझें तो लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोफिल की ग्रेनाल, और इसमें जब क्लोरोफिल पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है, उस पर एनर्जी आ जाती है और एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसमें फास्फोरस का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एटीपी जो होती है एक केमिकल रिएक्शन बनाती है। यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। अब ये जो रिएक्शन होगी ये जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने का काम करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन और OH आयन। इस अभिक्रिया को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पर हो रही है? किस रिएक्शन में हो रही है? लाइट रिएक्शन हो रही है। किस जगह पर हो रही है? ग्रेनाल। जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है इस अभिक्रिया को रॉबर्ट हिल ने जो है खोजा था। तो इसको खोजा रॉबर्ट हिल ने और इसी के लिए इसका नाम हिल रिएक्शन भी होता है। हिल रिएक्शन इसका नाम है क्योंकि रॉबर्ट हिल ने खोजा। इसके बाद देखते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होगी? डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, इसको लाइट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, शुगर बन जाएगी। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन होगी। जो डार्क रिएक्शन होगी इसके जो डार्क रिएक्शन होगी यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके लिए कई तरह की प्रोसेसेस होती हैं। जब कार्बन का एसिमिलेशन होता है तो उसकी एक साइकिल है। वो जो साइकिल है उसकी खोज की थी केल्विन एंड बेंसन ने। तो केल्विन एंड बेंसन ने इसकी खोज की थी। एक लंबा प्रोसेस है, इसमें कई जगह पर एटीपी जनरेट होती है, ली जाती है, NADP, FAD, इलेक्ट्रॉन आते हैं जाते हैं। इस रिएक्शन की आपको जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी खोज की थी केल्विन एंड बेंसन ने। और इस रिएक्शन को जो है क्लोरेला में, जो कि एक एल्गी होती है,
उसमें एक्सपेरिमेंट करके खोजा गया था और इसके लिए केल्विन एंड बेंसन को 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब जो ज्यादातर पौधे होते हैं वो C3 प्लांट कहलाते हैं। नॉर्मल प्लांट जो है वो C3 प्लांट है। ये C3 प्लांट क्या है, कार्बन का एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन करेंगे तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो होता है फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड। तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड, इसीलिए ये सारे प्लांट कहलाते हैं C3 प्लांट। अब सब में C3 प्लांट नहीं पाए जाते, कुछ प्लांट जो होते हैं वो C4 प्लांट होते हैं। अब ये C4 प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, तो C4 प्लांट वो प्लांट हैं जब कार्बन के एसिमिलेशन में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो इस तरह के जो साइकिल होगी तो ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहा जाएगा। जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट जैसे कि आप दूब घास ले लीजिए, गन्ना ले लीजिए, मक्का, ज्वार, मोथा, चौराई, ये सारे जो घास और जो है मोनोकॉट्स हैं, इनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है। ये फोटोसिंथेसिस इनके अंदर ज्यादा बेहतर होती है, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसके बाद अगले जो प्लांट्स हैं वो सकुलेंट्स। जो सकुलेंट्स हैं, यहां पर जो सकुलेंट्स होते हैं इनको कैम प्लांट्स बोलते हैं। इसमें जो है कैम प्लांट्स होते हैं। ये किस प्रकार के प्लांट हैं, यहां पर जो सकुलेंट जैसे कि नागफनी हो गया, कीपार हो गया, ऐसे पौधे जहां पर पानी की कमी होती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लीव्स में, स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे पौधों में जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्रेजुलेशन एसिड जो है मेटाबॉलिज्म कहलाती है, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो होती है ऐसे पौधों में पाई जाती है, इसी को कैम प्लांट कहा जाता है। इस साइकिल को C2 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है इसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइट। तो अगर हम लोग बात करें लाइट की, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। जो फोटोसिंथेसिस है वो ना तो होगी अल्ट्रावायलेट रेज में और ना होगी इंफ्रारेड में। और विजिबल स्पेक्ट्रम में भी सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी वो होती है रेड कलर में, इसमें मैक्सिमम होगी। इसके बाद ब्लू में उससे कम होगी और ग्रीन में तो बिल्कुल नहीं होगी, ग्रीन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब कुछ पौधे होते हैं जो छाया को पसंद करते हैं, छाया प्रिय पौधे हैं, इनको स्कियोफाइट्स कहा जाता है। और वो पौधे जो कि धूप को पसंद करते हैं उनको हीलियोफाइट्स कहा जाता है। बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो सुटेबल है, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो सुटेबल है वो है 35 से लेकर 35 डिग्री तक का, और 30 से लेकर 35 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, इसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके बाद अगर 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुकने लगेगी, स्टॉप हो जाएगी। अगला जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम है कि इसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है एनवायरनमेंट में, और ये बेसिकली होती है 300 ppm। 300 ppm मतलब 300 पार्ट्स पर मिलियन। इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते 0.09 तक अगर पहुंच गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये हानिकारक हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है
ये बढ़ने की बजाय उल्टा नुकसान कर जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होती है। 90% फोटोसिंथेसिस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होती है और उसमें भी 85% जो होती है वो सी एल्गा के द्वारा की जाती है और 5% जो होती है वो रिवर में की जाती है। थैंक यू।